साधु बाबा अपनी जादुई तख्ती से राक्षस को पत्थर में बदल देते हैं। फिर साधु बाबा उस खून से लथपथ व्यक्ति को अपनी शक्ति से ठीक कर देते हैं। घाटीपुर नामक गांव में नारायण नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी मां के साथ रहता था। नारायण बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह एक सेठ के यहाँ काम करता था, जहाँ वह नदी से मछली पकड़कर सेठ को बेचता था। एक सुबह नारायण अपने घर से सेठ के यहाँ आता है और अपने मित्र विक्रम का इंतजार करने लगता है। तभी सेठ वहाँ आता है और कहता है, नारायण, आज यहाँ खड़े रहना बेकार है, क्योंकि तुम्हारा मित्र आज काम पर नहीं आएगा। उसने कल ही बताया था कि वह अपनी माँ के साथ किसी जरूरी काम से बाहर गया है। अरे हाँ, वह मुझसे कई दिनों से कह रहा था कि उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। वैसे वह शायद कल वापस भी आ जाएगा। सेठ जी, सेठ जी, मेरे मन में एक सवाल है। क्या सच में कभी उस नदी से मछुआरों को सोने के सिक्के मिले थे? अरे नारायण, ये सब बातें केवल अफवाह हैं। अगर सच में नदी से सोने के सिक्के निकलते तो आज हम सब अमीर होते। इसके बाद नारायण मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए वह मन ही मन सोचता है, पता नहीं आज का दिन कैसे निकलेगा। विक्रम के बिना आज काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नारायण नदी किनारे अपना जाल डालकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद वह बुदबुदाता है, आज तो मौसम भी साफ है, फिर भी एक भी मछली जाल में नहीं फंस रही। थोड़ी देर बाद उसके जाल में मछलियां फंसने लगती हैं। शाम तक नारायण काफी सारी मछलियां पकड़ लेता है। चलो, कम से कम आज तो अच्छी मछली मिल गई, नहीं तो मुझे लगा था कि आज भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। आज सेठ जी भी बहुत खुश हो जाएंगे। तभी नारायण की नजर एक बहुत बड़ी मछली पर पड़ती है। अरे, ये मछली तो बाकी सब मछलियों से काफी बड़ी लग रही है। इसे भी पकड़ लेता हूँ, सेठ जी आज बहुत खुश हो जाएंगे। नारायण उस बड़ी मछली पर जाल डालता है, लेकिन वह मछली इधर उधर उछलने लगती है। अरे, ये मछली कितनी उछल रही है, बस एक बार मेरे जाल में फंस जाए। लगता है ये बहुत ही चालाक मछली है। काफी कोशिश के बाद भी वह मछली जाल में नहीं फंसती। अंत में वह उछलकर नारायण की पकड़ी हुई सारी मछलियां भी पानी में गिरा देती है। नारायण को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वह उदास हो जाता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? एक मछली के चक्कर में मैंने सारी मछलियां गंवा दी। अब मैं सेठ जी से क्या कहूँगा? उदास मन से नारायण गांव की ओर लौट आता है और सेठ के यहाँ पहुँचता है। क्या हुआ नारायण, तू इतना उदास क्यों है? आज भी मछली नहीं मिली? नहीं सेठ जी, मछली तो मिली थी, पर क्या? सच सच बताओ, क्या हुआ? नारायण सेठ को सारी बात बता देता है। बस इतनी सी बात पर तू इतना उदास हो गया? तू एक मछुआरा है और मछुआरे के साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। कोई बात नहीं नारायण, आज नहीं मिली तो कल मिल जाएगी। नारायण अपने घर की ओर निकल जाता है। कुछ समय बाद जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि गांव का मुखिया उसकी मां से कुछ कह रहा होता है। नारायण आगे बढ़कर पूछता है, क्या हुआ मुखिया जी? माँ, आप पहले अंदर जाइए। बताइए मुखिया जी, यहाँ कैसे आना हुआ? तू शायद भूल रहा है कि इस महीने के पैसे मुझे नहीं मिले हैं। हाँ मुखिया जी, इस महीने ज्यादा मछली नहीं पकड़ पाया, इसी कारण आपके पैसे नहीं दे पाया। अगले महीने आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तभी पीछे से नारायण का सेठ आ जाता है। नारायण, ये लो भोजन। आज तुम अपना और अपनी माँ का भोजन मेरे यहाँ से लाना भूल गए थे। नारायण भोजन लेकर अंदर चला जाता है। मुखिया जी, आज नारायण के घर कैसे आना हुआ? तुम्हें तो पता ही है प्रेमचंद, नारायण के पिता यानी तुम्हारे मित्र ने वर्षों पहले मुझसे कुछ धन लिया था। नारायण ने मुझसे कहा था कि वह हर 10 महीने में थोड़ा थोड़ा करके मेरा धन लौटा देगा, लेकिन आज 10 महीने से ज्यादा समय हो गया है और अभी तक उसने कुछ भी नहीं दिया। आज बस वही कहने आया था। मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वह अगले महीने आपका सारा धन जरूर लौटा देगा। ठीक है प्रेमचंद, तुम कह रहे हो, इसलिए आज मैं चला जाता हूँ। मुखिया वहाँ से चला जाता है। तभी अंदर से नारायण बाहर आता है और सेठ से पूछता है, सेठ जी, मुखिया जी कहाँ गए? वह तो चले गए।
मुखिया जी तो अपना धन मांगने आए थे। हाँ, मुझे पता है। मैंने उन्हें समझा दिया है। अब वह अगले महीने ही तुमसे धन मांगने आएंगे। सेठ जी, मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ कि आप हमारी मदद करते आ रहे हैं। आप हर रोज हमारे लिए भोजन देते हैं। आखिर आप हमारे लिए इतना सब क्यों करते हैं सेठ जी? तू बिल्कुल अपने पिता पर गया है। वह भी तेरी ही तरह मेहनती और ईमानदार था। तेरे पिता और मैं बहुत घनिष्ठ मित्र थे। हम दोनों साथ मिलकर नदी में मछली पकड़ते थे। ये जो मेरा व्यापार है, इसे हम दोनों ने मिलकर शुरू करने का सपना देखा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सेठ जी, गांव वालों से मैंने अपने पिता के बारे में जो सुना था, क्या वह सच है? लोग कहते थे कि पिताजी कभी कभी कुछ अजीब बातें करते थे। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि कभी कभी उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की जान खतरे में है, जबकि उनकी कोई बेटी थी ही नहीं। इससे पहले कि नारायण कुछ और बोले, सेठ कहता है, चलो, रात होने वाली है। अब तुम आराम से भोजन करो। मैं भी अब चलता हूँ। सेठ अपने घर चला जाता है। इधर नारायण और उसकी माँ भोजन करके सो जाते हैं। आधी रात को जब नारायण गहरी नींद में होता है, उसे एक सपना आता है। सपने में एक बूढ़ा आदमी नारायण को अपनी ओर बुला रहा होता है। उसके साथ एक राजकुमारी भी खड़ी होती है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें राजकुमारी को बचाना है। नारायण घबराकर उठ जाता है। कितना अजीब सपना था। वह बूढ़ा आदमी और वह राजकुमारी कौन थे, और वह मुझे राजकुमारी को बचाने के लिए क्यों कह रहा था? अगली सुबह सुन नारायण, आज काम से थोड़ा जल्दी लौट आना। आज घर की थोड़ी बहुत सफाई करनी है। ठीक है माँ, लेकिन जब तक मैं वापस ना आ जाऊं सफाई शुरू मत करना, वरना तुम थक जाओगी। नारायण सेठ के यहाँ पहुँचता है और अपने मित्र विक्रम का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद विक्रम भी आ जाता है। तभी सेठ विक्रम से पूछता है, आ गए विक्रम? जरूरी काम करके सब ठीक रहा? हाँ सेठ जी, भगवान की दुआ से सब ठीक रहा। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। इतने दिनों से कुछ खास मछलियां नहीं आ रही हैं। तुम दोनों कोशिश करना कि आज ठीक ठाक मछलियां पकड़ कर लाओ। सेठ जी, आज हम पूरी कोशिश करेंगे। इतना कहकर नारायण और विक्रम नदी की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में विक्रम नारायण से पूछता है, क्या हुआ नारायण, आज तू इतना चुप चुप क्यों है? तूने मेरे सफर के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। क्या बात है नारायण? विक्रम, मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा। सपने में एक बूढ़ा आदमी और एक राजकुमारी थी। वह बूढ़ा आदमी मुझे अपनी ओर बुला रहा था। अरे बस इतनी सी बात पर तू उदास था? मेरे भाई, सपने तो मन का वहम होते हैं, उन पर इतना ध्यान मत दे। विक्रम आगे कहते हुए, अब मेरी सुन। कल जब मैं अपनी माँ के साथ जंगल के रास्ते आ रहा था तो पानी पीने एक तालाब के पास गया। तभी अचानक एक काले रंग का ताबीज जादुई रूप से दिखाई दिया। उस ताबीज को देखते ही ऐसा लगा जैसे पूरे वातावरण में डर फैल गया हो। फिर अचानक वह ताबीज गायब हो गया। अरे छोड़ ये सब बकवास बातें, ये सब तेरे मन का वहम होगा। अभी हमें नदी जाकर मछलियां पकड़नी है। अगर आज मछली नहीं लाए तो सेठ जी हम पर बहुत नाराज होंगे। नारायण और विक्रम नदी किनारे पहुंचते हैं और नाव में सवार होकर नदी के बीच आ जाते हैं। धीरे धीरे नारायण के जाल में मछलियां फंसने लगती हैं, लेकिन विक्रम के जाल में एक भी मछली नहीं आती। भाई नारायण, मेरे जाल में तो एक भी मछली नहीं फंस रही। तेरे जाल में आज मछलियां आ रही हैं। तू तो सेठ जी को मछली दे देगा, लेकिन मैं सेठ जी से क्या कहूंगा? तू चिंता मत कर विक्रम, शाम तक तुझे भी मछलियां जरूर मिल जाएंगी। शाम होने तक नारायण बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता है। विक्रम, मुझे आज जल्दी घर जाना है। माँ को घर के काम में मदद करनी है। तू भी चल रहा है? नहीं भाई, तुझे तो आज मछलियां मिल गईं, लेकिन मुझे अभी तक बस कुछ ही मछलियां मिली हैं। तू चला जा, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, लेकिन समय पर घर जरूर चले जाना। नारायण मछलियां लेकर सेठ जी के यहाँ पहुँचता है। क्या हुआ नारायण, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? सेठ जी, आज माँ की घर के काम में मदद करनी है, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। लेकिन आज मैं बहुत सारी मछलियां पकड़ कर लाया हूँ। सेठ मछलियां देखकर बहुत खुश हो जाता है। शाबाश नारायण, इसी तरह मेहनत करते रहो। नारायण घर चला जाता है। उधर नदी किनारे विक्रम उदास खड़ा होता है। तभी उसे वही बड़ी मछली दिखाई देती है
जिसने पहले नारायण की मछलियां बहा दी थीं। अरे, ये तो बहुत बड़ी मछली है। अगर ये मेरे जाल में फंस जाए तो सेठ जी बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे ही वह मछली विक्रम के पास आती है, उसी समय अचानक तेज तूफान आ जाता है। अचानक ये तूफान कहाँ से आ गया? अभी तो मौसम साफ था। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये तूफान मुझे डुबो देगा। विक्रम बहुत कोशिश करता है, लेकिन तूफान उसे डुबो देता है बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। और विक्रम नदी में डूब जाता है। इधर नारायण घर पहुंचता है। वह देखता है कि माँ ने घर की पूरी सफाई कर दी है। माँ, मैंने मना किया था ना कि मेरे लौटने से पहले काम मत करना, तुम थक जाओगी। नारायण, ये सब छोड़। देख, सफाई करते समय मुझे क्या मिला। क्या मिला माँ? तेरे पिता का ये लाल लॉकेट। वे ऐसे 2 लॉकेट लाए थे, एक अपने लिए और दूसरा तेरे लिए। नारायण लॉकेट को देखकर मन ही मन सोचता है, ऐसा ही लॉकेट मैंने कल अपने सपने में उस बूढ़े आदमी के गले में देखा था। नारायण लॉकेट अपने पास रख लेता है। अगली सुबह जब वह सेठ के यहाँ पहुंचकर विक्रम का इंतजार करता है, तो नारायण धीरे से कहता है, आज तो सारी बात विक्रम को बता ही दूंगा। कुछ तो चीज है जो मुझे कोई संदेश देना चाहती है, पर ये विक्रम अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया? तभी अंदर से सेठ बाहर आते हैं। आ गए नारायण, पर तुम्हारा मित्र विक्रम कहाँ है? वह तो कल मछली भी रखकर नहीं गया था। कुछ समय बाद नारायण, तुम ऐसा करो, तुम निकल जाओ। विक्रम जैसे ही आएगा मैं उसे भेज दूंगा। नारायण अकेला ही नदी की ओर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद जब वह नदी के पास पहुंचता है, तो देखता है कि विक्रम नदी के किनारे मूर्छित पड़ा है। हे भगवान, ये मेरे मित्र को क्या हो गया? कुछ देर बाद विक्रम को होश आ जाता है। विक्रम, तुम्हें क्या हो गया था? तुम यहाँ मूर्छित कैसे पड़े थे और यहाँ क्या कर रहे थे? अरे हाँ, कल तुम्हारे जाने के बाद मैं मछली पकड़ रहा था। तभी मुझे एक बहुत बड़ी मछली दिखाई दी। जैसे ही मैं उसे पकड़ने लगा, अचानक एक भयंकर तूफान आया और वह मुझे डुबो ले गया। पर तुम तो यहाँ मूर्छित पड़े थे, तुम बचे कैसे? विक्रम याद करते हुए कहता है, नारायण, तुझे विश्वास नहीं होगा। डूबने के बाद मैं एक अलग ही विचित्र दुनिया में पहुंच गया। वहां एक नदी बह रही थी। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। जैसे ही विक्रम उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा, तभी नदी में से एक मछली निकली और उसने एक सुंदर लड़की का रूप ले लिया। देखने से वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। तुम्हारा दोस्त नारायण कहाँ है? मैं बरसों से उसका इंतजार कर रही हूँ। तुम कौन हो? तभी अचानक विक्रम के शरीर से जादुई रूप से काले रंग का ताबीज बाहर निकल आता है। ये तुमने क्या किया? तुमने उसे वापस जगा दिया। इसके बाद अचानक विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और फिर मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे खुद भी नहीं पता। विक्रम, मुझे भी तुझे कुछ बताना है। क्या? तुझे याद है मैंने तुझे अपना सपना बताया था, जिसमें एक बूढ़ा आदमी मुझे अपनी ओर बुला रहा था? हाँ। कल घर की सफाई करते समय मेरी माँ को मेरे पिता का लॉकेट मिला। मेरे पिता ऐसे 2 लॉकेट लाए थे, एक अपने लिए, एक मेरे लिए। और हैरानी की बात यह है कि यही लॉकेट मैंने उस बूढ़े आदमी के गले में अपने सपने में देखा था। विक्रम लॉकेट को ध्यान से देखता है। नारायण भाई, यही लॉकेट मैंने भी उस बूढ़े आदमी के गले में देखा था, जिसे मैंने उस विचित्र दुनिया में पेड़ के नीचे देखा था। पर उसके गले में इस लॉकेट का आधा हिस्सा था। नारायण और विक्रम दोनों सोच में पड़ जाते हैं। नारायण, क्या तूने ध्यान दिया है? हमारे सेठ जी के गले में भी इसी लॉकेट का आधा हिस्सा है। नारायण मन में सोचता है। अब जो भी हो, इस लॉकेट का रहस्य सेठ जी ही बता सकते हैं। नारायण और विक्रम सेठ के यहाँ पहुँचते हैं। तुम दोनों इस समय यहाँ? और विक्रम, तुम कब आए? आज तो बड़ी देर से आए हो। ये सब छोड़िए सेठ जी, पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कैसा सवाल? आपके गले में ये लॉकेट कहाँ से आया और किसने दिया था? सेठ घबरा जाते हैं। एक न एक दिन तुम्हें सच बताना ही था। ये लॉकेट तुम्हारे पिता की निशानी है। एक दिन मैं और तुम्हारे पिता नाव में सवार होकर नदी में मछली पकड़ने गए थे। उस दिन मौसम बहुत खराब था और तेज हवाएं चल रही थीं। फिर भी हम नदी में उतर गए। अचानक भयानक तूफान आ गया। मेरी जान बचाने के चक्कर में तुम्हारे पिता ने अपनी जान खतरे में डाल दी। तूफान उन्हें अपने साथ बहा ले गया।
मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ सिर्फ इस लॉकेट का एक टुकड़ा ही आया। तभी से मैं तुम्हारे पिता की याद में इसे पहनता आ रहा हूं। सेठ की बातें सुनकर नारायण बहुत दुखी हो जाता है। वह और विक्रम नदी किनारे आ जाते हैं। नारायण अपने पिता को याद कर रहा होता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, राज प्रताप। नारायण के सामने एक साधु बाबा होते हैं। आप कौन हैं? साधु बाबा। और यहाँ कोई राज प्रताप नहीं है। अभी समय नहीं है तुम्हें सच बताने का। तुम्हारे पिता और राजकुमारी सूर्या की जान को खतरा है। मेरे पिता कहाँ हैं और उनकी जान को किससे खतरा है? तभी साधु बाबा अपनी जादुई शक्ति से नारायण और विक्रम को एक जादुई दुनिया में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर नारायण देखता है एक बूढ़ा आदमी और एक सुंदर युवती एक खून से लथपथ व्यक्ति के पास खड़े हैं। उनके सामने एक भयंकर राक्षस खड़ा है। तूने मुझे सालों तक कैद में रखा और मुझे मेरी सूर्या से अलग किया। आज तू मेरे हाथों मरेगा। मैं अपनी पुत्री को कुछ नहीं होने दूंगा। तू तब भी अपनी बेटी को नहीं बचा सका, तो अब मुझसे कैसे बचाएगा? ये लोग कौन हैं? ये बूढ़ा आदमी तो वही है जो मेरे सपने में आया था, पर ये राक्षस इन्हें क्यों मारना चाहता है? ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, तुम्हारे पिता हैं, और इस बार मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साधु बाबा अपनी जादुई तख्ती से राक्षस को पत्थर में बदल देते हैं। उसके भीतर से काले रंग का ताबीज निकालकर उसे नष्ट कर देते हैं। फिर साधु बाबा उस खून से लथपथ व्यक्ति को अपनी शक्ति से ठीक कर देते हैं। मुझे पता था मेरे बेटे, तुम हमें बचाने जरूर आओगे। साधु बाबा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या है? अब साधु बाबा नारायण को पूरा सच बताते हैं। ये बात 400 साल पहले की है। राजकुमारी सूर्या का विवाह राजकुमार राज प्रताप से होने वाला था। सूर्या बहुत खुश थी। उसी दिन सूर्या अपने कक्ष में चली जाती है और मैं मन ही मन चिंतित होता हूँ। तभी महाराज राजवर्धन मेरे पास आते हैं। क्या हुआ साधु बाबा? आपके कहने पर मैंने सूर्या का विवाह चंद्रवीर से नहीं, राज प्रताप से तय कर दिया है। इसी बात का भय है महाराज। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं साधु बाबा। सालों पहले एक शक्तिशाली राक्षस को साधुओं ने अपनी शक्ति से कैद किया था, लेकिन अब वह राक्षस मुक्त हो गया है। कहा जाता है कि काले जादू से बना एक ताबीज उसके गले में बंध गया, जिससे वह और शक्तिशाली हो गया। मुझे लगता है चंद्रवीर ने स्वयं को उस ताबीज में बदल लिया है। पर आपको क्यों लगता है कि चंद्रवीर ऐसा करेगा? क्योंकि मुझे पता चला था कि चंद्रवीर काली शक्तियों को पाना चाहता था। ये तो बहुत गंभीर बात है। इसीलिए राजकुमारी सूर्या का विवाह जल्द से जल्द राजकुमार राज प्रताप से कर देना चाहिए। उधर चंद्रवीर अपने महल में होता है। तभी एक सैनिक आता है। महाराज, राजा राजवर्धन राजकुमारी सूर्या का विवाह राजकुमार राज प्रताप से करा रहे हैं। बहुत अच्छी खबर लाए हो, तुम्हें इनाम मिलेगा। चंद्रवीर राक्षस का रूप धारण करता है और उसी क्षण अपने पिता और उस सैनिक को जादुई शक्ति से मार देता है। कुछ ही समय में वह फिर से चंद्रवीर बन जाता है। जब तुम अपने राजा के काम नहीं आए तो मेरे क्या काम आते? चंद्रवीर 2 सैनिकों को बुलाता है। चंद्रवीर पहले सैनिक से, राजकुमार राज प्रताप से जाकर कह दो कि राजकुमारी सूर्या ने उन्हें जंगल में बुलाया है। चंद्रवीर दूसरे सैनिक से, और तुम सूर्या से जाकर कहो कि राज प्रताप जंगल में खतरे में हैं। संदेश मिलते ही राजकुमारी सूर्या जंगल पहुंचती है और देखती है राजकुमार राज प्रताप खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। कुछ ही देर में राजा राजवर्धन और रानी भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी राक्षस प्रकट होता है। तेज रोशनी फैलती है। जब रोशनी हटती है तो सूर्या देखती है उसके माता पिता भी खून से लथपथ पड़े हैं। राक्षस अब चंद्रवीर के रूप में सामने आता है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। जो भी तुम्हें पाने के रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। तुम मुझे कभी नहीं पा सकते।
इतना कहकर राजकुमारी सूर्या नदी में कूद जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। जब मैं वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं केवल उस काले ताबीज को अलग कर पाया। राक्षस नदी में कूद गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तुम ही पिछले जन्म में राजकुमार राज प्रताप थे। तुम्हारे पिता राजा राजवर्धन थे, और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये नदी के रक्षक हैं। इन्हीं ने सूर्या को मछली का रूप देकर यहां सुरक्षित रखा और राक्षस को कैद किया। लेकिन विक्रम की वजह से वह काला ताबीज यहां पहुंच गया और राक्षस मुक्त हो गया था। मैं उस दिन तुम्हें ही लेने आई थी, लेकिन गलती से विक्रम यहाँ आ गया। अब मेरा भी समय आ गया है। जिस अधूरे काम के लिए मैं इस दुनिया में था वह पूरा हो चुका है। साधु बाबा सभी को उनकी दुनिया में वापस भेज देते हैं और स्वयं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बाद नारायण और सूर्या का विवाह हो जाता है। अब सभी प्रेम और शांति से एक साथ रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।